नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं क्योंकि मुद्दा हमारे आपके देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, हमारी आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। क्या ये मान लिया जाए कि देश से घुसपैठियों को खदेड़ने का जो सिलसिला है, जो ऑल इंडिया अभियान है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और शुरुआत कहीं और से नहीं, पूर्वोत्तर के राज्य असम से हुई है, क्योंकि असम में घुसपैठियों पर बड़ा हथौड़ा चलने वाला है। असम में साफ तौर पर सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया है कि जो भी 18 साल से ऊपर का सदस्य है, व्यक्ति है, वो आधार नहीं बनवा सकता है। ये वही आधार कार्ड है, वही आधार है जिसे लेकर अभी आपने देखा कि बिहार में हो रही एसआईआर प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। आधार को लेकर जिस तरीके से सियासत चल रही है, उसी आधार पर ये बड़ा कदम है असम सरकार का। यानी आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है तो फिर आप आधार नहीं बनवा सकते। ये फैसला ऐसे समय में इसलिए लिया गया है क्योंकि असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से जिस तरह से डेमोग्राफी परिवर्तन हुआ है, वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये खतरे की घंटी केवल असम के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। और यही वजह है कि एक तरफ लाल कोट की प्राचीर से अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि घुसपैठियों को खदेड़ कर रहेंगे, आपके हक पर किसी भी तरीके की हकमारी सरकार नहीं होने देगी। आज जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी बिहार में थी, उस वक्त भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक भी घुसपैठिया देश में नहीं बचेगा। और इन सब के बीच असम सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम ये साफ साफ बता रहा है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है कि देश के नागरिकों को पहचानने की दिशा में ये एक ठोस कदम है। जो देश का है उसका अधिकार देश पर है, लेकिन जो घुसपैठिया है उसके लिए 1 इंच जगह भी अब देश में नहीं बचेगी। सुदर्शन न्यूज भी लगातार ये मांग कर रहा था। और ये जब फैसला असम सरकार की तरफ से लिया गया तो सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने धन्यवाद दिया है असम सरकार का कि जो मांग सुदर्शन न्यूज लगातार कर रहा है। महाराष्ट्र चुनावों से पहले जिस तरह से जनता एनआरसी का अभियान हमने चलाया, महाराष्ट्र में जो हमें समर्थन मिला, हम ये अपील करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसा ही कदम पूरे देश में उठाया जाना चाहिए। सरकार जो फैसला है वो असम सरकार का है, लेकिन यही कदम पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि अवैध घुसपैठियों ने जिस तरह से देश को दीमक की तरह खाना शुरू किया है, वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। असम सरकार ने इधर ये साफ कर दिया है कि आधार कार्ड का दुरुपयोग अवैध घुसपैठिए नहीं कर पाएंगे, इसीलिए फैसला लिया गया है। जो सच्चा भारतीय है उसके लिए कोई डर नहीं है, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनके लिए अब भारत की जमीन पर जगह नहीं है। क्योंकि एक तरफ 18 साल से ऊपर से ज्यादा उम्र वाले आधार नहीं बनवा पाएंगे, दूसरी तरफ यह भी प्रावधान है, आपको 1 महीने का समय दिया गया है। जिन्होंने नहीं बनवाया, अभी 18 साल से ऊपर के जिन लोगों ने आधार नहीं बनवाया है, उनके लिए 1 महीने का समय है। लेकिन 1 अक्टूबर 2025 से जब यह नियम लागू हो जाएगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ विशेष परिस्थितियों में आधार बनेगा, वो भी डीसी की अनुमति पर, यानी डिप्टी कमिश्नर की अनुमति पर। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी भी तरीके से देश में बढ़े बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ना है, उनकी पहचान करना है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्षी परेशान है, एक तरफ वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण से, एसआईआर से परेशान, अब घुसपैठियों पर हो रहे इस प्रहार से भी, घुसपैठियों पर हो रहे इस बड़े चले हथौड़े से भी विपक्षी परेशान है। सवाल यह है कि क्या यह निर्णय असम को वाकई अवैध घुसपैठ और जाली वोटरों से बचाने का ऐतिहासिक प्रयास साबित हो जाएगा? क्या यह कदम भारत की आंतरिक सुरक्षा और लोकतंत्र की पवित्रता को मजबूत करेगा? और क्या
ये जो तस्वीर सामने आई है, उस तस्वीर से विपक्ष इसलिए विचलित है क्योंकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पर ही हथौड़ा चल गया है। ये तमाम सवाल आज जन क्षेत्र में होंगे। इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ जाएंगे, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वो बयान, वो प्रतिक्रिया जो बता रही है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो आपको बता रहे हैं कि क्यों ये फैसला लेना पड़ा और इस फैसले के बाद सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान की जिन्हें कैसे किया है आभार व्यक्त। पहले ये दोनों बयान, फिर आज की चर्चा की शुरुआत। 18 বছৰৰ ওপৰত কোনো নাগৰিকে অসমত আধাৰ কাৰ্ড নাপাব। যিসকলে ইতিমধ্যে আধাৰ কাৰ্ড লোৱা নাই, সেপ্টেম্বৰ মাহত তেওঁলোকে আবেদন কৰক। আমি এমাহৰ কাৰণে উইন্ডো এটা খোলা ৰাখিম। দ্বিতীয়তে এছটি, এছচি আৰু টি গাৰ্ডেনৰ কাৰণে এই উইন্ডোটো এবছৰৰ কাৰণে খোলা থাকে। असम सरकार ने 18 वर्ष से ज्यादा के व्यक्ति को आधार कार्ड देने से मना किया है। मैं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि पिछले 4 वर्षों से हम ये मांग कर रहे थे। जब से हमने जन्म पंजीकरण जिहाद नाम का विषय शो किया था, सीरीज चलाई थी, हमने बताया था कि 70 वर्ष का आदमी आधार के लिए अप्लाई कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरा जन्म है वो घर पे हुआ, अस्पताल में नहीं हुआ, इसलिए कहीं पर एंट्री नहीं है, तो एक 50 रुपए का एफिडेविट देकर वो यहाँ की नागरिकता ले रहा है। ये मांग पूरी करने के लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि पूरे देश में ये कानून लागू किया जाए और सख्ती से घुसपैठियों को रोका जाए। तो पूरे देश में यह कानून लागू किया जाए, पूरे देश में यह फैसला लागू हो और सख्ती से घुसपैठियों को बाहर खदेड़ा जाए, यही अपील सुदर्शन न्यूज करता है। और इन सब के बीच में जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बिहार में थी, गया में थी, तो उन्होंने भी घुसपैठियों को लेकर सख्त संदेश दे दिया है। क्या है वो संदेश, आइए आप भी सुन लीजिए। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तो वोटर शुद्धिकरण के बाद अब घुसपैठियों के प्रहार से क्यों है विपक्ष परेशान? आइए शुरुआत करते हैं आज की डिबेट की। स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी इस पैनल का हिस्सा है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर असगर खान साहब जो पेशे से वकील भी हैं, आपका भी असगर साहब बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि जुड़ जाएंगे। मैं शुरुआत राहुल साहब आपके साथ कर रही हूं क्योंकि सरकार एक के बाद एक जिस तरीके के फैसले ले रही है, हालांकि ये फैसला असम सरकार ने अभी लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज जो अपने संभाषण में वक्तव्य दिया उससे नीति और देश की नियति साफ नियत के साथ स्पष्ट होती है। लेकिन विपक्षी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से सोचना चाहिए था। असम में जो फैसला लिया गया हेमंता साहब की तरफ से, रिएक्शंस कुछ आए, अभी कुछ ही देर में वो रिएक्शंस भी मैं आप लोग के सामने रखूंगी। उसमें ये कहा जा रहा है अरे फैसला लेने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। तो ये कुछ सोचना क्या कहना चाहते हैं ये रावल साहब? लावनी जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, भारत की प्रत्येक इंच जमीन, भारत की प्रत्येक इंच भूमि जो है वो मातृभूमि है, वो पितृभूमि है, वो गुरु स्वरूप है। भारत की प्रत्येक इंच भूमि जो है पावन है, पुण्य है, पवित्र है। इस भूमि का
कोई 1 इंच भी हम जो है उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको हम दे नहीं सकते, उस पर हम किसी भी विधर्मी की पैर भी पड़ने जो है, जो भारत माता का सम्मान ना करता हो, जो भारत को मां ना मानता हो, उस किसी भी विधर्मी का एक पैर भी जो है इस मातृभूमि पितृभूमि इस गुरु स्वरूप भारता के ऊपर जो है, हम सब मां भारती के पुत्रों के लिए जो है एक चुनौती है, और इस चुनौती को स्वीकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, असम जो है लीड कर रहा है पूरे देश को। आज पूरा देश जो है डेमोग्राफिक चेंज की समस्या से गुजर रहा है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से इसको एक मिशन बनाकर इस पर एक युद्ध स्तरीय काम करने की बात कही, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब असम में बनी तभी नहीं, उससे पहले से जब 2004 में भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो बाद में असम के मुख्यमंत्री बने सर्बानंद सोनोवाल ने जिस प्रकार से IMDT एक्ट के खिलाफ जो है इंदिरा गांधी का 1983 का ड्रैकोनियन कानून, जिसको लेकर मैं आपके चैनल पर पहले भी चर्चा कर चुका हूं, उस IMDT एक्ट को जिस प्रकार हटाने के लिए एक बहुत बड़ी मैराथन लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और जीती थी। 2004 या 5 में वो जो है IMDT एक्ट हटा था। लेकिन उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी, हमने उसके बाद एक के बाद एक कदम उठाए हैं। हमें आपके दर्शकों को जरूर ये पता होना चाहिए कि भारत सबसे ज्यादा जो भूमि सीमा किसी देश के साथ साझा करता है तो वो चीन या पाकिस्तान नहीं है, वो बांग्लादेश है। सबसे बड़ी जो भूमि सीमा हमारी है वो बांग्लादेश के साथ है, और बांग्लादेश जो है उसमें भी जिस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं पिछले दिनों से और उससे पहले से, जिस प्रकार से 1971 के बाद से जब से बांग्लादेश बना, उसके पहले से जब वो पूर्वी पाकिस्तान था, उन दिनों से जो है जो पूर्वी भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, वो घुसपैठ की समस्या से जो है एक दो हाथ कर रहा था। उसको लेकर कांग्रेस की सरकारों का नकारापन और भारत की भूमि को, भारत की पावन पवित्र पुण्य भूमि को किस प्रकार से घुसपैठियों के लिए छोड़ दिया था, आज ऐसा नहीं होगा। हमारी सरकार असम में बनी तो हमने सबसे पहले NRC लागू करवाया। पूरे देश के अंदर NRC होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला काम जो है असम में हो चुका है। हम उसके बाद जो है CAA का कानून भी लेकर आए। CAA के कानून के तहत हमने देखा कि जो मासूम हिंदू जो हैं, जो कांग्रेस के विभाजन के कारण, जो कांग्रेस के सत्ता पाने की जो लालसा के कारण जो देश का विभाजन हुआ, उस कारण से जो सीमा के उस पार रह गए थे, ऐसे सभी अल्पसंख्यकों को हमने भारत की नागरिकता को सूक्ष्म बनाने का प्रयास किया। और साथ साथ जो है पूरे देश के अंदर से आवाज उठ रही है, पूरे देश के भीतर से आवाज उठ रही है कि NRC को पूरे देश में लागू किया जाए। और मुझे लगता है कि घुसपैठियों के खिलाफ ये एक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इस कदम से आज ये सुनिश्चित होता है कि कम से कम देयर इज वन गवर्नमेंट इन इंडिया, एटलीस्ट वन गवर्नमेंट इन इंडिया व्हिच मींस बिजनेस, जो आज जो है उन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उतारू भी है, सजग भी है और कठोर कदम उठा रही। ठीक है, नीति और नियति की मैंने इसीलिए बात की थी। एक कमेंट पहले सबका ले लेते हैं, फिर डिबेट आप लोगों के लिए ओपन कर दूंगी। असगर साहब, आपके पास आ रही हूँ कि देखिए, एक बात तय है कि सब कुछ, संतोष त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, आवाज आ रही है संतोष जी आपको अभी? अच्छा, चलिए संतोष जी, स्वागत है आपका। चलिए आपसे असगर साहब आती हूँ, बस क्योंकि कांग्रेस पर प्रहार हो चुका है तो जरा कांग्रेस का एक कमेंट ले लेती हूँ, उसके तुरंत बाद असगर साहब आपके पास आती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि आप ऑन द वे हैं, लेकिन बस आपके पास आती हूँ। संतोष जी, जरा बता दीजिए, इतनी बड़ा कदम उठाया गया है। मेरा नाम धर्मेंद्र जी, मेरा धर्मेंद्र त्यागी नाम है। संतोष त्यागी जी, हाँ संतोष त्यागी जी, वो सही कर दिया, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन मैंने सही कर दिया क्योंकि मैं आप लोगों को चेहरे से पहचानती हूँ, अपने शो के सभी गेस्ट को अब मैं चेहरे से पहचानती हूँ। संतोष जी, सवाल बहुत सीधा सा है कि ये जो कदम असम में उठाया गया, हम तो कह रहे हैं असम क्यों, पूरे देश में ये कदम उठा देना चाहिए, क्योंकि इसी से तो हम कह पाएंगे कि हमारा देश घुसपैठिया मुक्त हो रहा है। तो फिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि मैं आपके ही एक प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इस पर थोड़ा सोचने की जरूरत थी। क्या सोचना है? घुसपैठियों के मामले में भी कुछ सोचने की जरूरत है क्या? संतोष जी, मैं सबसे पहले तो आपसे सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, और सभी जो भी है हमारे इस पैनल में जो भी है सबको जय श्री राम, नमस्कार, जय भारत, जय भीम, जय श्री राम। मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा इस विषय पे ज्यादा मैंने अभी थोड़ा डीपली रीड नहीं किया है, लेकिन फिर भी
अगर घुसपैठियों का मुद्दा तो आप जानते ही है ना, घुसपैठियों का मुद्दा है। और घुसपैठियों के लिए मैं आपको बता देती हूँ, दरअसल असम सरकार ने कहा है कि 18 साल के बाद अब किसी का आधार कार्ड बनेगा नहीं, विशेष परिस्थितियों में बनेगा, और उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर जब वो हामी भर देंगे तभी ये संभव होगा। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि घुसपैठियों को रोकना है। बिल्कुल, किसी भी देश की सुरक्षा का विषय है तो घुसपैठियां तो क्यों, हमारा देश है, अखंड भारत है, हमारे देश में अगर किसी भी पड़ोसी देश का, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या कोई भी अन्य देश से आए और यहाँ की नागरिकता बिना तथ्य छुपा के लेना चाहे तो ये गलत है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है। लेकिन इसमें यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां जो मूल निवासी हैं उनको बांग्लादेशियों के चक्कर में उनको कोई परेशानी ना आए। दूसरी बात, यहाँ का जो गरीब आदिवासी, जिस तरीके से मैंने जो सुना है, कुछ जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि जो उन्होंने फॉर्मेलिटीज इतनी बड़ी तादाद में किसी को आधार कार्ड या किसी भी अन्य तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इन्होंने जो फॉर्मेलिटीज का काफी हवाला दिया है ना, तो मुझे नहीं लगता एक गांव का व्यक्ति, आदिवासी और मजदूरी करने वाला उन फॉर्मेलिटीज को पूरी कर पाएगा। तो वहां के जो लोकल नागरिक हैं, उनको परेशानी आएगी। तो इसमें कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहिए। संतोष, और नागरिकों को परेशानी क्यों आएगी, ये तो सब क्लियर है ना। देखिए, अगर आपने ये पहले भी देखा होगा कि जब आधार कार्ड बन रहा था तो मुख्यमंत्री तो ये कह चुके हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी पहले ही कह चुके हैं कि जो मूल निवासी थे उन्होंने तो आधार कार्ड सब बनवा लिया। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, कुछ ऐसे हिस्से जहां पर आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है, तो इसकी स्क्रूटनी तो होनी चाहिए ना कि आखिर ये आबादी से ज्यादा अगर आधार कार्ड बन गए तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे ही देश के लोगों पर हकमारी कर रखी है। तो फिर इसमें कंफ्यूजन क्यों? लावनी विनीत जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि सरकार अचानक जागी है तो इसका कोई ना कोई इनका राजनीतिक फायदे का, हेमंत बिस्वा शर्मा जी का कुछ ना कुछ ऐसा होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब तक इन्होंने कोई इस चीज पे चुप्पी बनाए रखी और अचानक ये बिहार चुनाव और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं देश के अंदर, और ये इन्होंने नियम लागू किया है। तो इसमें दूसरी बात, हर एक साल बाद बालिग 18 साल के बड़े बच्चे होते हैं तो उनको आधार कार्ड बनवाना ही होता है और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी भी होती हैं। तो उन चीजों को लेकर लोकल नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। तो इस पर सोचना चाहिए। जल्दी से काउंटर आंसर कर दीजिए, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं लेकिन काउंटर आंसर रावल जी कर दीजिए जल्दी से। पहली बात तो एक दो बस रिकॉर्ड्स को ठीक करने के लिए एक दो फैक्ट बता रहा हूँ। पहली बात तो ये 1 अक्टूबर से लागू होने 1 अक्टूबर 2025 से बिल्कुल लगभग जी अभी 1.5 महीने का समय दिया गया है, अफरा तफरी ना हो। दूसरा, 18 साल तक तो पहले ही हमारे यहाँ क्या सब जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है बच्चा पैदा होते ही जो है उसका आधार रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब वो 5 साल का हो जाता है उसके बाद उसका जो है बकायदा बायोमेट्रिक्स भी लग जाती है, तस्वीर भी आ जाती है। तो 18 साल तक जिसने नहीं बनाया वो क्यों? दूसरा, सरकार अभी जागी है, इस पर मैं जो है जरूर बता दूं कि सरकार तो जागी हुई थी, आप लोग भी जागते हुए सोने का नाटक कर रहे थे। आप झारखंड के अंदर आपके जो प्रभारी थे, झारखंड चुनाव हुए तो लगभग साल हो गया, आपके प्रभारी तो घुसपैठियों को सिलेंडर देने की ये वादा कर चुनाव लड़े थे वहां पर। तो हर जगह घुसपैठियों की वोट आप खोजते हैं। हमारा जो है देश के प्रति एक कमिटमेंट है। मैं फिर से कहूंगा, भारत की प्रत्येक इंच भूमि अमरनाथ की है, सोमनाथ की है, विश्वनाथ की है, किसी घुसपैठिए या उसके बाप की नहीं है कि हिंदुस्तान को धर्मशाला मानकर आ जाए और फिर हिंदुस्तानियों के साथ कुकृत्य करे। एक भी इंच भारत की जमीन जो है उसको किसी प्रकार से घुसपैठियों के नीचे नहीं रहने दिया जाएगा। आखिरी घुसपैठिए को भी भारत से बाहर निकाला जाए। ठीक है असगर साहब, ये जो भारतीय मुसलमान हैं ये उनके हितों की रक्षा करता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने राजनीतिक चश्मे से पॉलिटिकल टूल के रूप में जो भी देखें, लेकिन भारत के मुसलमानों को तो ये समझना होगा ना कि ये तो भारतीय मुसलमानों के ही हितों की बात हो रही है। क्यों घुसपैठियों के लिए आवाज बुलंद करना? अपनों के लिए करते हैं ना असगर साहब। भारतीय मुसलमानों की बात नहीं है यहाँ तो पूरे भारत की बात है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं। हालांकि ये आवाज जो उठाई नहीं, लेकिन कहा यही जाता है ना कि बांग्लादेश, रोहिंग्या, मुसलमान फिर एक साथ एक आवाज उठ पड़ती है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि भारतीय मुसलमानों की मैं बात करूंगी, इसीलिए नहीं, ये कहना गलत है। एक्चुअली क्या है, हम लोगों की सोच बन गई है कि हम हर चीज को किसी खास कम्युनिटी से या तो जोड़ें
या हम किसी धर्म से जोड़ दें, और उसके पीछे सिर्फ वोटों की राजनीति होती है और कुछ नहीं होता। इस यहाँ तक कि इस स्टेटमेंट में भी वोटों की राजनीति शामिल है। देखिए, अगर इसको हम बिल्कुल खुलासा करें तो पहले अगर सुन ले आप, पूरी बात तो समझ में आए शायद, कि ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए, ये कैसे आ गए यहाँ पर। भाई वो क्या हम कहना क्या चाहते हैं, हम क्या अपनी सिक्योरिटी की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, या अपने गवर्नमेंट का फेल्योर बताना चाह रहे हैं, या वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर बताना चाह रहे हैं? वो कहाँ से और कैसे आ गए, पहला सवाल तो यहीं से शुरू होता है। अब आ जाइए जो 18 साल की और 1 महीने की बात कही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई 18 साल की आपने बात कही, अगर जो क्रिमिनल माइंडेड है या जो वाकई घुसपैठिए हैं, आप उनको कह रहे हैं 18 साल के बाद नहीं बनवाएंगे। जो उनके घर में 17 साल के होंगे वो उनका बनवा देंगे, वो 1 साल बाद 18 साल के हो जाएंगे। क्या घुसपैठिए तो रहेगा, चाहे वो 4 साल का है, चाहे 17 साल का या 18 साल का। दूसरी चीजें, आपने 1 महीने की बात उसमें कही है कि साहब 1 महीने का हम टाइम दे रहे हैं। उस 1 महीने में जो कामी लोग हैं, जो बिजी हैं, मसरूफ हैं अपनी लाइफ में या दूसरी तरीके से, वो शायद ना बनवा पाए, लेकिन जो क्रिमिनल माइंडेड होंगे या जो सचमुच घुसपैठिए होंगे या जो इसकी तलाश में होंगे वो बनवा लेंगे। वो 1 महीने का नाजायज फायदा उठा लेंगे। तो ये कौन सी अकलमंदी है? अरे भाई, अगर आपको करना था तो ये ऐलान क्यों किया आपने कि 1 महीने का तक बनवा लो, जो दिल चाहे करो, घुसपैठियों आप बनवा लो, क्रिमिनल आप काम कर लो, मुल्क के खिलाफ हमारे जो करना है। अरे उनको पकड़ा होता भाई, उन्हें निकालो, उनको बल्कि और इनवाइट करते, खामोशी से आओ बनवाओ आधार अच्छा असगर साहब, क्योंकि आपको पूरी बात मैंने मुझे रखने का मौका देना था। हाँ, सुन लूंगी। चलिए बोल लीजिए, फिर मैं सवाल भी सुन लीजिएगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आपने माना। अच्छा भाई, हम आधार कार्ड पे क्या करें? तो ये एक नया तमाशा लेके आए सामने, वोटों की राजनीति है, इसके अलावा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी थे तब भी उन्होंने ये कह दिया था आधार को लेकर कि घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं होगा, इस पर सरकारों को कदम उठाना होगा। उस वक्त भी आप लोगों ने कुछ और बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट को आप सुनते कहाँ हैं? अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आप अगर चुनाव आयोग की बात करेंगे, एसआईआर की बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को नागरिकता का प्रमाण पूर्णतः रूप से नहीं माना जा सकता, इसको सत्यापित करना होगा, ये कहा ना। तो आप सुप्रीम कोर्ट की तो आप बात ना करें साहब, आप लोग सुप्रीम कोर्ट को सहूलियत के हिसाब से लेते हैं। दूसरी चीज सुनिए सर, सुनिए, मुझे पता है आप बहुत विद्वान एडवोकेट हैं। अभी संदीप जी भी बैठे हुए हैं, मैं आप दोनों को आमने सामने कर दूंगी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तो आमने सामने है। लेकिन आपने ये कहा ना कि घुसपैठिए घुसे कैसे, मैं ये कहती हूँ कि बिल्कुल घुसपैठिए घुसे, ये सरकार की, ये प्रशासन की नाकामी। और अब मैं ये कहती हूँ सरकार से, प्रशासन के से कि घुसपैठियों को बाहर करो, इसके लिए जो जरूरी कदम हो वो उठाओ। आप लोग इस बात को क्यों नहीं कहते? आप लोग पहला सवाल तो उठाते हैं लेकिन दूसरा सवाल नहीं उठाते कि बाहर करो, इनको खदेड़ो। आप लोग तो लगते हैं घुसपैठियों को लेकर उनके स्पोक पर्सन बनने। संदीप जी आइए जरा, आप जो बात अभी असगर साहब कह रहे हैं, हालांकि एक बात तो ये सही है, ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड है, जो उन्होंने क्वेश्चन उठाया, क्या ऐसा है कि मौका मिल जाएगा उन लोगों को जो क्रिमिनल माइंडसेट के, जो घुसपैठी, उनको मौका मिल जाएगा? जो सवाल असगर साहब उठा रहे हैं, संदीप जी। दी है, बहुत बढ़िया सलाह दी है। और मेरे विधु भाई, अगर मौका मिलेगा तो असम के मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी देंगे कि जो 30 दिन का समय दिया गया, इसको इमीडिएट इफेक्ट कर देना चाहिए, ये मौका नहीं देना चाहिए 30 दिन का जो है। और असगर भाई की सलाह को जो है मुख्यमंत्री जी हो सकता है सुन भी रहे हो, अपनी टीवी पे देख भी रहे हो, क्योंकि सुदर्शन न्यूज जो देखते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं कहूं, यहां पर जो कहा जा रहा है कि घुसपैठिए घुसे क्यों, अरे भैया घुसपैठिए घुसे नहीं, घुसपैठिए घुसे हुए थे, 10 साल पहले से घुसे हुए थे। घुसपैठिए आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं मिशन मोड लेवल पे। आज आप सोच सकते हैं अहमदाबाद में जिस तरह से घुसपैठियों को छांट के निकाला गया, दिल्ली से जिस तरह छांट करके निकाला गया, तो जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसके चलते हमको पता चल पा रहा है कि घुसपैठियों की आबादी क्या है। तीसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान, भाई आसाम के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि 3% मुसलमान आसामी है, 31% जो है बांग्लादेशी है। एक राज्य जो ऐसे देश के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी 92% पॉपुलेशन मुस्लिम है, एक धर्म विशेष को मानने वाली है, तो वहां के लोग अगर घुसपैठ करेंगे तो उनका धर्म क्या होगा, ये सबको पता है।
तो चाहे पश्चिम बंगाल में घुसपैठ होगी, चाहे आसाम में घुसपैठ होगी, उसका धर्म क्या होगा उसके बारे में कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बाकी 8% की बात रही उस देश की आबादी को, तो उसके लिए तो भारत सरकार ने नियम ही पहले से बना रखा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर चैनल से आएगा, हिंदू होगा, ईसाई होगा, सिख होगा, जैन होगा, बौद्ध होगा, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी ही, उसको घुसपैठ करने की आवश्यकता ही नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में सुरेंद्र स्वामी जी, ये जो फैसला है वाकई क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट है, जैसे कि कहने की कोशिश की जा रही है, या वाकई देश हित के लिए यही सही फैसला है, सही समय, और इस पर पूरे देश में ही फैसला अब लागू होना चाहिए? सुरेंद्र जी। लावनी जी, देरी से आए अच्छा है, कम से कम आए तो सही। ये जो फैसला है, ये फैसला अगर बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट की सरकारों ने आज से 10 साल पहले ले लिया होता, जब आधार कार्ड शुरू हुआ था, तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, आज आधार कार्ड हमारे भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आपकी सारी एक्टिविटी, चाहे स्कूल में एडमिशन है, आपका इनकम टैक्स है, आपका बैंक खाता है, आपकी कहीं भी जरूरत इसकी पड़ती है। अब होता क्या था कि आप आधार कार्ड बनवाते जाइए, और सरकारों को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। जो महकमा है सारा भ्रष्टाचार से है, और जहां पे इनकी ज्यादा आबादी है वहां खुल के भ्रष्टाचार है, खुल के सरकारें पहले समर्थन देती रही, लोगों के कार्ड बनते रहे। अब ये इस समय क्यों आया ये फैसला, उसका कारण खुद हिमंत बिस्वा जी ने बताया है कि आसाम में जो आधार कार्ड बन गए हैं वो 100% से ज्यादा बन गए, मतलब उनकी पॉपुलेशन का पूरा सैचुरेशन हो गया है। तो जब रहने वाले लोगों से ज्यादा आधार कार्ड बन गए हैं, तो फिर आधार कार्ड में कुछ न कुछ गड़बड़ियां हैं, वो तो एकदम ही स्पष्ट हो गई, तो इसलिए उसको रोकना जरूरी हो गया। दूसरी बात है कि उन्होंने उसमें एक छूट दी है कि जो SC ST और चाय बागान की कम्युनिटीज हैं, उनका अभी सिर्फ 96% सैचुरेशन है, तो उन्होंने उनको एक साल का टाइम दिया है। और जो लोग छूट गए हैं उनके लिए उन्होंने सितंबर के महीने का 1 महीना दिया है कि भाई आप बनवा लीजिए। अब इसमें ये कहना कि भाई वो माइनॉरिटी जो 18 साल से कम है उसका बनवा लेंगे, अरे 18 साल से कम का बनवाने के लिए तो पेरेंट्स का देना पड़ेगा ना। बिना पेरेंट्स के थोड़ी माइनर बच्चों का आधार कार्ड अपने आप बन जाएगा उनके खुद के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो जैसे ही पेरेंट्स अपना देंगे वो भी ट्रैप हो जाएंगे। अगर किसी ने घुसपैठिए होके पहले बना लिया है और वो इस समय अपने जो बच्चे हैं नाबालिग उनका बनवाना चाहेगा, तो पूरी जांच होगी ना अब तो। बिल्कुल। तो वो एक तरह की NRC हो जाएगी उनके लिए, वो जांच में पकड़े जाएंगे। दूसरा, मुझे लग रहा है कि एक ट्रैप भी हो सकता है आसाम गवर्नमेंट का कि 1 महीने का लिवरेज दो, ताकि जो लोग घुसपैठिए हैं वो फटाफट सामने आ जाएं और आधार कार्ड के लिए अप्लाई करें और वो आइडेंटिफाई हो जाएं। इस देश में जब स्कूल के एडमिशन से लेके और 15 साल से आधार कार्ड चल रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका पेरेंट्स का या बच्चे का नहीं है। अगर पेरेंट्स का आधार कार्ड बना है तो बच्चों का बन जाएगा, इसीलिए ये 18 वर्ष की आयु रखी है। और जो घुसपैठिए लगातार आते जा रहे हैं, रोज तीसरे दिन आते जा रहे हैं, रोज के रोज उनके झुंड के झुंड आ रहे हैं, तो वो लोग अपना आधार कार्ड बनवा लेते हैं, उसी के ऊपर बिल्कुल। और इसीलिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसीलिए देखिए उन्होंने जिक्र भी किया, अगर और हमने ये आंकड़े भी निकाले। अब देखिए बारपेटा में 103.74, धुबरी में 103% से ज्यादा, मोरीगांव में 101% से ज्यादा, नगांव में 100% से ज्यादा, मतलब जो यहाँ की आबादी है उससे ज्यादा अगर आधार कार्ड है तब तो फिर स्क्रूटनी जरूरी हो जाती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद आप सभी के पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन इतना जरूर है जैसा कि अभी सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं, यही बात कही जा रही है, क्या ये जो आधार को लेकर फैसला लिया गया है, क्या ये इनडायरेक्ट NRC के लिए एक गेट खोला जा रहा है? और अगर ये है तो ये सिर्फ आसाम तक ही क्यों सीमित? क्या ऑल इंडिया घुसपैठिया भगाओ ये जो अभियान है इसे पूरी तरीके से पूरे देश पे नहीं लागू किया जाना चाहिए? चर्चा हो रही है असम में जिस तरीके से फैसला लिया गया है कि 18 साल के बाद आधार कार्ड नहीं बनेगा, इस पर विपक्ष हमलावर है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये देश में घुसपैठियों भगाओ अभियान के लिए बेहद खास कदम है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और एक बार फिर से ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं। रावल जी आपके पास आते हैं। जो बात अभी ब्रेक से पहले स्वामी जी कह रहे थे कि ये एक तरह से इनडायरेक्ट NRC है और इसी का तो विरोध किया जा रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल हमेशा से रहा है, ये सवाल स्वामी जी ने भी बहुत बार डिबेट में आपसे भी पूछा है कि अगर ये स्थिति बनी हुई है तो फिर क्यों नहीं असम और बांग्लादेश, देखिए
ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। उन्होंने कह दिया कि बंगालियों के नाम पर आप इस तरीके से परेशान करेंगे, जो अमूमन उनकी तरफ से आता है। लेकिन बंगाल में अभी तक एनआरसी को लेकर नोटिफिकेशन तक नहीं जारी किया गया है। तो ये जो तोड़ के कदम उठाए जा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे कदम, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मौका दे रहे हैं, फिर आपकी टाइमलाइन पर विपक्षियों को भी मौका मिल जाता है? एक बार में बड़ा प्रयास क्यों नहीं, एक बार में ठोस हथियार से वार क्यों नहीं? संतोष जी, इसके बाद आपके पास ही रावल साहब से ये सवाल है मेरा। इसमें आई विल नॉट मीन्स वर्ड्स, मैं शब्दों की हेराफेरी नहीं करूंगा। हम लोग जो सरकार चला रहे हैं, जो 2014 में हमने सरकार संभाली थी, हम एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ हमने चलाई थी जो कि भारत विरोधी ताकतों को सत्ता में रखना चाहती। हमने बहुत संभल कर जो है, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक विषयों को आगे बढ़ाया है। और इसके बावजूद भी आपने देखा है किस प्रकार से कौवा कान ले जाता है और लोग कान के हाथ लगाने की बजाय कौवे के पीछे पीछे घूमने लगते हैं। एक के बाद एक आपने फर्जी आंदोलनों में देखा है किस प्रकार से विदेशी ताकतें जो हैं हिंदुस्तान को अस्थिर करने का प्रयास करते रही। तो एक पुराना गाना है, बाबूजी धीरे चलना, सरकार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं इस राज में। तो इसमें थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। एनआरसी की बात जहां तक है, तो देश के सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को व्यक्त किया है कि एनआरसी इस देश की आवश्यकता है, और हमने भी बार बार ये कहा है कि हम एनआरसी को करवाएंगे। अब एनआरसी किस स्वरूप में होगा, कैसे आएगा, ये समय के साथ बताना पड़ेगा। लेकिन जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने हमारे साथी असगर खान जी की बात को जो है पीछे से जोर से हामी भरते हुए कहा, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और वो बात क्या थी? मैं तो अभी भी कह रहा हूं, सिक्योरिटी फेलियर होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन। अभी सुनिए ना, आप फिर कहिएगा, आप कहिएगा। आपने उनके पीछे से भी कहा, उनका समर्थन कर रहे थे आप, तभी तो मैंने पकड़ा। तो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर या सिक्योरिटी फेलियर नहीं है। ये देखिए, इस देश के नागरिकों को नहीं पता था कि सत्ता की लालसा में कांग्रेस के नेता जो है इस देश का बंटवारा कर देंगे। रातों रात जो जमीन भारत की होगी वो भारत से तोड़कर जो है दूसरा देश बना दिया जाएगा। बुझाए नहीं, भारत की आत्मा को छीना था इन कांग्रेसियों ने सत्ता पाने के लिए। इस सत्ता को पाने के लिए, इस सत्ता की लालसा में इन लोगों ने जो कुकृत्य किए हैं भारत के साथ, वो सारे हिंदुस्तान ने देखा कि क्या कुकृत्य किए गए हैं भारत के साथ। अब विषय ये है कि उस समय इस प्रकार की डिमार्केशन नहीं थी। जो एक घर भारत में था, उसके साथ जो है रेड क्लिफ ने जो लाइन खींच दी थी, उस दिन वहां पहाड़ नहीं बने थे। इंदिरा गांधी जो है 1971 में राष्ट्रपति निक्सन के पास जा जाकर रोया करती थी कि लाखों करोड़ों जो है बांग्लादेशी आ चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक ये भी कहा गया कि इंदिरा गांधी जी के जमाने से आए। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से कांग्रेसियों ने यह सोचा कि हमारे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, हमारी आक्रमणीयता को छुपाने के लिए, हमारे निकम्मेपन को छुपाने के लिए हम इन घुसपैठियों के साथ तुष्टीकरण करके इनको फैसिलिटेट कर इनको इस देश के अंदर बिठा दें। और कई जगह पर तो देश में जो है दामाद की स्थिति में इनको फैसिलिटेट किया गया। उसके बाद से ये जरूरी हो गया कि उसकी व्यवस्था धीरे धीरे की जाए। असम के अंदर युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस साल फिर ये बात को दोहराया। तो किसी कांग्रेसी को तो कम से कम ये कहना ही नहीं चाहिए, अरे आपके गुनाहों के कारण जो है भारत अखंड नहीं रह पाया। संतोष जी, काउंटर आंसर दीजिए। ये शुरुआत तो आप लोगों की तरफ से हुई थी, अब तो उसका शुद्धिकरण कर रही है ये सरकार। एक बात बताइए, हमारा जो कांग्रेस की जो विचारधारा, मानो भाई ये बीजेपी हमारे मैं चैनल है, मगर औरों को ही मौका दीजिए। अरे बिल्कुल देंगे असगर साहब, ये बीजेपी का चैनल नहीं है, ये राष्ट्रवादियों का चैनल है। आप अगर राष्ट्रवादी हैं तो इतना बेचैन मत होइए, बिल्कुल देंगे मौका बीजेपी और कांग्रेस को, क्योंकि सरकार का पक्ष है। सरकार से जब बात कर ली सरकार के प्रतिनिधि से, तो कम से कम विपक्षियों को भी मौका दे देने दीजिए। संतोष जी के बाद आपके पास ही आऊंगी, आ रही हूँ आपके पास। संतोष जी काउंटर आंसर कर लीजिए। अभी आपने समर्थन किया था उनका, अब बोलने को बेचैन हो गए। ठीक है, आ रही हूँ असगर साहब, रुक जाइए प्लीज, आइए जल्दी से। संतोष जी काउंटर आंसर कर लीजिए, बनवाया है। काउंटर आंसर कर लीजिए संतोष जी। विजू रावल जी मेरी बात तो सुनिए। आपने तो ठीक है राहुल साहब, एक सेकंड संतोष जी को बोल लेने दीजिए, नहीं तो असगर साहब को बेचैनी है, वो बोल नहीं पा रहे हैं अभी। रुकिए जल्दी से संतोष जी। मैं जो कुछ कहना चाहता था वो विजू रावल जी, हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता भाई हैं, उन्होंने ही बोल दिया। क्योंकि देश के अंदर 1971 में बांग्लादेशियों की जो घुसपैठियों की शुरुआत हुई थी, तो वो उन्होंने, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने खुद चेतावनी दी थी कि इनको देश से बाहर निकालो। ठीक है ना, धीरे धीरे करके
ये जो सब ये तब जो तो सर आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना, तब तो यही बात तो है। अगर आप लोगों को इंदिरा गांधी जी का वो बयान याद आता है तो फिर जिस तरीके से घुसपैठिए आए उसके बाद अब घुसपैठियों को खदेड़ा जा रहा है, तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी की सरकार को। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ, यानी कि या तो आप कह दीजिए कि इंदिरा गांधी तब गलत थी या आज गलत है। आप बोल दीजिए इंदिरा गांधी जी या तो तब गलत थी या तो आज गलत है। सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात। सबसे ज्यादा खदेड़ा गया कांग्रेस सरकार में, शुरुआत इंदिरा गांधी जी ने की, फिर जब 98 में 99 में और 99 से लेकर 2004 तक जब बीजेपी की सरकार हुई ना, जब कारगिल इशू आ गया, जब कारगिल सुनिए सर सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं खदेड़ा, हम पिछले 1 वर्ष में 2500 से अधिक को खदेड़ चुके हैं। इसी का मैं संतोष जी पूरा कीजिए, असगर साहब के पास जाऊंगी, फिर संदीप जी आपके पास आ रही हूँ। हाँ जल्दी से। सबसे ज्यादा घुसपैठियों की जो भारत के अंदर आए है ना, वो 99 से लेकर 2013 तक, 2004 और 2014 से लेकर 2025 तक आप सिलेंडर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ओपन करवाइए सरकार से। मान लिया कि आ गए हैं, तो ये जब मान लिया कि आ गए तो बोलिए ना कि हाँ उनको खदेड़ो, हम तैयार हैं। जब खदेड़ना चाहिए घुसपैठियों को। घुसपैठी आ चुके हैं, ये हम मानते हैं, तो घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए भी तो बोलिए ना, खाली ये बोलते रहेंगे कि आ गए उनको भेजने के लिए नहीं बोलेंगे। असगर साहब ये तो वही वाली बात हुई कि पुलिस में आप किसी को बंद करवा दीजिए, 99 पढ़वा के। नहीं असगर जी, संतोष जी यहाँ पर आप लोग जो गेम खेलना चाहते हैं यही गड़बड़ हो जाता है। आप घुसपैठी आ गए ये तो बोलते हैं, घुसपैठियों को खदेड़ो, घुसपैठियों को भगाओ, ये बोलने में दिक्कत क्यों हो जाती है? आइए असगर साहब, असगर साहब कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, ठीक है असगर साहब, क्योंकि संदीप जी और असगर जी दोनों ही पेशे से वकील हैं। मैं चाहूंगी कि एक फेस ऑफ आप दोनों का सामने करती हूँ, लेकिन असगर साहब सवाल ये कि कुछ पेचीदगियां हैं, ये माना जाता है कि हाँ जब कभी भी कोई कदम उठाया जाता है उसमें कुछ पेचीदगियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पेचीदगियों को भी सिर्फ लाइमलाइट में रखा जाए। उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का लक्ष्य, उसको उसको दरकिनार कर देना चाहिए। घुसपैठियां हैं तो फिर भगाना चाहिए। आइए असगर साहब और संदीप जी। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी रावल साहब ने भी एक गाने के जरिए से अपनी पार्टी का मार्गदर्शन किया, और धीरे धीरे चलिए, इस दोगले लोग भी होते हैं, तो ये अच्छी बात है। चलिए अपने आप को अपना मार्गदर्शन खुद भी करना चाहिए। मैं यहाँ आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ कि जो सवाल है आपका कि भाई यहाँ पे घुसपैठियों की बात, घुसपैठियों का सहारा लेके देखिए जो आम जनता है उसको परेशान ना किया जाए। यहाँ घुसपैठियों सुन लीजिए एक मिनट, अरे आम जनता कौन है, उसी की तो पहचान करना है। आम जनता को कहाँ परेशान किया जा रहा है? आम जनता नहीं परेशान होती है असगर साहब, आम जनता नहीं परेशान होती है, आम जनता खुश होती है। परेशान वही होते हैं जिनकी वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। परेशान वो होगा जो घुसपैठिया होगा, जो देश का नागरिक है। असगर खान साहब इस देश के नागरिक है, लावनी विनीत इस देश की नागरिक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आओ किस तरीके से सत्यापन करना है, क्या प्रमाण करना है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ। हर बात की, हर कदम की पेचीदगियां होती हैं, जरूर होती हैं, लेकिन ये कि उसका नजरिया सही होना चाहिए। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है। 148 लोग, 148 बच्चे, एक बात के अभी राहुल जी ने पूरी लिस्ट दी है। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या लिस्ट दिया है सर? क्या लिस्ट दिया है? क्या हो रहा है भाई? जो लिस्ट दिया है उसी लिस्ट पर उनकी ही सरकार में रहे मंत्री सवाल उठा चुके हैं। अगर आप ये बात रखते हैं तो कम से कम ये भी देखिए, जो लिस्ट राहुल गांधी ने दी, राहुल गांधी की ही सरकार, कांग्रेस की ही सरकार के मंत्री उस लिस्ट पर सवाल उठा चुके हैं। असगर साहब देखिए, सेलेक्टिव मत होइए। आइए सुरेंद्र स्वामी जी, सुरेंद्र स्वामी जी, सरकार बनाने के लिए, सुरेंद्र स्वामी जी, सरकारें बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सुरेंद्र स्वामी जी हैं क्या मेरे साथ अभी? चलिए, मुझे लगता है चलिए समय भी हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जुड़े, लेकिन इतना जरूर है, देखिए ये शुरुआत है और कहते हैं ना कि आगाज जब इस तरीके से हो तो अंजाम क्या होगा। डरता वही है जो गलत होता है, जो सही है वो नहीं डरेगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये अपील करते हैं कि अगर असम में यह कदम उठाया गया है तो इसकी जरूरत पूरे देश में है, क्योंकि देश घुसपैठियों की तरह, घुसपैठिए देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। इसलिए जरूरत है कि पूरे देश में यह फैसला ले लिया जाए, यह लागू किया जाए और एनआरसी
अब छुपे गेट से नहीं, सामने डंके की चोट पर लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।